दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस की तीसरी कक्षा में। आज हम पुरानी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 6 के तीसरे चैप्टर आरंभिक नगरों के बारे में पढ़ेंगे। आरंभिक नगरों के बारे में पढ़ने से पहले हम आधुनिक नगरों के बारे में बात करें। आधुनिक नगरों की ज़िंदगी चक्काचौंध से भरी हुई, जहाँ एक और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो दूसरी ओर स्लम देखने को मिलते हैं। आरंभिक नगरें सरकार द्वारा प्लानिंग के तहत बनाए गए शहर हैं, जहाँ पर द्वितीय व्यापार वगैरह या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तीसरा सेक्टर जो सेवा सेक्टर में अधिकतर पॉपुलेशन लगी हुई होती है, जो अपनी खाने की ज़रूरतों के लिए गांवों के ऊपर निर्भर और एक ऐसा रिश्ता है जो वो अपनी सेवाएं गांवों को देते हैं और गांव वाले उनकी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक ऐसे आरंभिक नगर की कहानी जो कहने को आरंभिक नगर है, जो 4700 ईयर्स पहले का एक शहर है, लेकिन हम उसकी व्यवस्था को देख के आज भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि वो इतना व्यवस्थित शहर जो आधुनिक नगरों को भी टक्कर देता हुआ दिखता है, इतना व्यवस्थित तरीके से वो शहर बनाया गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत होती है। तो रेलवे लाइन बनाते समय वहाँ पर कार्य करने वाले कुछ इंजीनियरों को वहाँ पर कुछ ईंटें प्राप्त हुई। वो ईंटें इतनी परिष्कृत तरीके से बनाई गई थी और पकी हुई ईंटें, लेकिन उन्होंने उन ईंटों की उद्गम को पता लगाने के लिए या फिर ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया और उन्होंने उन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बनाने के लिए कर लिया। लेकिन उस समय तो इस सभ्यता का उजागर हुआ नहीं। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी नामक एक पुरातत्वविद ने इस जगह पर, जो आज के पाकिस्तान और भारत में, एक ऐसी सभ्यता के होने की घोषणा की जो विश्व की सबसे प्राचीन नगर सभ्यता होगी, और वो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि जो सबसे प्रारंभिक शहर खोजा गया था वो हड़प्पा, और उसके बाद जो शहर खोजे गए वो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, लेकिन चूंकि पहला शहर हड़प्पा था इसलिए हड़प्पा के नाम पर ही पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख लिया। तो ये कहानी थी हड़प्पा सभ्यता की। लेकिन सिर्फ कहानी और खोज के बारे में जानने से तो उस शहर के महत्व के बारे में अपन को पता नहीं चलेगा, और कैसे ये शहर आधुनिक नगरों को टक्कर देता हुआ उसके बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता, अपन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की लोकेशन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता आज के पाकिस्तान, और इसकी लोकेशन की बात करते हैं अपन कि ये भारत है अपना। मेरे को थोड़ा सा मैप इतना अच्छा बनाना नहीं आता, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। ऐसे ठीक है, ये इसको काटते हैं, ये भारत और ये पाकिस्तान, ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ से ये इतना फैलाव देखने को मिलता है अपन को हड़प्पा सभ्यता का। अगर भारत और पाकिस्तान के कुछ हड़प्पन शहरों की बात करें तो उन हड़प्पन शहरों का भारत में जैसे कालीबंगन, राजस्थान में लोथल, गुजरात में धोलावीरा, जो उस टाइम का एक इजी अपन को गोदीवाड़ा कह सकते हैं, वो था धोलावीरा। और धोलावीरा रोपड़ हरियाणा के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये शहर पाकिस्तान के अंदर है। जब दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की तो उन्होंने ये दावा किया कि ये विश्व की सबसे प्लान तरीके से बनाई गई सभ्यता और आधुनिक नगर सभ्यता है। तो किस प्रकार एक नगर सभ्यता है तो हम उसके बारे में भी जानेंगे, और किस तरीके से ये प्लांट तरीके से बनाई गई है, किस प्रकार ये आधुनिक शहरों के लिए एक एग्जाम्पल खड़ा कर सकती है।
तो हम ये पूरी तरह से जान सकते हैं। और किसने किस व्यवस्था के तहत इसको इतनी बेहतर तरीके से बनाया गया, एक ऐसे समय में जहाँ पर पूरी व्यवस्था कृषि के ऊपर निर्भर थी, कैसे एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। चलो आगे बढ़ते। सबसे पहले तो अपन फोटोज देख लेते हैं। ये है हड़प्पा सभ्यता का शहर। ये देखो किस तरीके की ईंटों का इस्तेमाल कर रखा है, वो देखो। जो हम आधुनिक टाइम में जो ईंटें देखते हैं उसी तरीके की ईंटें देखने को मिल सकती है। ये मोहनजोदड़ो में स्थित एक स्नानागार है, स्नानागार, जो एक वर्तमान अपन स्विमिंग पूल से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वो एक स्नानागार, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ उतरने के लिए, ये पानी के लिए जगह, और इसके आसपास बाथरूम बने हुए हैं जहाँ पर लोग कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए, इसको एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली संरचना माना जाता है। तो वो तो हम पूरा आगे मोहनजोदड़ो शहर के बारे में पढ़ेंगे जब बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले जानते हैं कि ये एक नगरीय सभ्यता किस प्रकार थी, तो ये अपन सबसे पहले जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नगरीय सभ्यता किस प्रकार थी। नगरीय सभ्यता की बात करें तो नगरीय सभ्यता होती है जो प्लांट तरीके से, और मुख्यतः जो वहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं वो अपनी ज़रूरतों के लिए द्वितीयक और तृतीय सेक्टर पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, और खाने की ज़रूरतों के लिए वो गांवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो जो यहाँ जो शहर बना हुआ था वो पूरी तरह प्लांट तरीके से बना गया, और यहाँ पर जो गलियाँ देखने को मिलती है वो एक समकोण पर अपन को देखने के लिए पूरी तरह सुनियोजित शहर, जो वर्तमान में अपन चंडीगढ़ वगैरह जो शहर देखते हैं, जो पूरी तरह सुनियोजित तरीके से बनाए गए शहर है, उसी तरीके से हड़प्पा शहर भी बनाया गया था। वहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, वहाँ पर गलियाँ भी इसी तरीके से समकोण पर काटती हुई, और उसके किनारे किनारे मकान बने हुए थे। वहाँ पर स्वच्छता की ऐसी व्यवस्था जो आधुनिक शहरों में भी अपन को विरले ही देखने को मिलती है। और वो यहाँ पर शहरों में अमीर लोग और शासक लोग रहते थे, और गांवों में गरीब लोग। यहाँ की जो व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के अपन दो भागों में बांटा हुआ दिखता है। एक तो उचला शहर, मतलब कि ऊपर स्थित ऊपरी नगर होता था, उसको बोलते थे दुर्ग, जो चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था, और वहाँ पर मुख्यतः शासक और अमीर लोग बैठे। दूसरा शहर था निचला शहर, जो एक ही शहर का दूसरा पार्ट था, जहाँ पर आम जनजीवन, आम लोग रहते थे। अपन मध्यकाल में भी देखते हैं कि राजा और शासक ज़्यादातर दुर्गों में रहते थे, और वही हड़प्पा सभ्यता में अपन को देखने को मिलता है कि शासक वगैरह जो लोग होते थे ना, वो उचले शहर मतलब दुर्ग में रहते थे, और नीचे आम जनता रहती थी। पूरा शहर जो है ना पक्की ईंटों से बनाया हुआ था, और एक आश्चर्य करने वाली चीज़ है कि जो ईंटों की साइज थी ना वो पूरे शहर में एक समान देखने को भी मिली है। तीसरी व्यवस्था अपन की बात करें तो मोहनजोदड़ो में अपन को कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिली है जो उस समय की अपन को संरचनात्मक व्यवस्था पर। नगरीय व्यवस्था की दूसरी विशेषता थी स्वच्छता और जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा शहर की जो जल निकासी प्रणाली थी वो बेहद अद्भुत थी। सड़कों के किनारे किनारे नालियाँ बनी हुई थी, फिर आगे और हर नाली का पानी मुख्य होल में मिलता था, और वो नालियाँ भी मकान के इर्द गिर्द समकोण पर ही बनी हुई थी। स्वच्छता के लिए भी अपन देखते हैं कि हर जगह मेन होल बने हुए थे, और वो स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते थे। अपन मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जब आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी बहुत बड़ी सभ्यता थी, लेकिन आप स्वच्छता के संदर्भ में या फिर सुनियोजित प्लानिंग के संदर्भ में बात करोगे तो वो हड़प्पा सभ्यता की तुलना में बहुत कमज़ोर दिखाई देती है। वहाँ पर सड़कों पर ही सड़कें बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई थी, सड़कों पर ही सारे कचरे डालने की व्यवस्था थी, पानी और जल निकासी व्यवस्था की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। तो इस संदर्भ में अपन देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी आधुनिक सभ्यता रही होगी। दूसरी बात करें तो नगरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, नगरों का विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यापार का विकास। तो अपन व्यापार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार था वो काफ़ी विकसित अवस्था में था, और व्यापार लोग मिट्टी, शिल्प की वस्तुएं, आभूषण वगैरह का मतलब बनाते थे और उनका व्यापार करते थे। और ये व्यापार सिर्फ
उनके शहरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो सिर्फ छोटे शहरों से बड़े शहरों तक नहीं बल्कि दूसरी सभ्यताओं तक भी जाता था। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के लिंक अपन को मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी देखने को मिलते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के जो सिक्के वगैरह अपन को भारत में भी देखने को मिलते हैं, और मोहरों का विकास जो व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाती थी उनका बहुत बड़ी मात्रा में हड़प्पा सभ्यता में विकास हुआ, और उन मोहरों की खोज मेसोपोटामिया सभ्यता में भी हुई। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के मध्य व्यापार के आदान प्रदान की व्यवस्था होती थी। भारत में हड़प्पा में तांबे का भंडार नहीं थे, तो हड़प्पा के लोग तांबे के लिए राजस्थान की खेतड़ी खदानों के ऊपर निर्भर थे। तो क्योंकि तांबे की वस्तुएं चूँकि बहुत सारी मिली है, तो ऐसे में उनको आवश्यक है कि वो तांबे की व्यवस्था करें। तो तांबे के लिए वो राजस्थान और इवन उन्होंने ओमान से भी तांबा मंगवाया है। और हड़प्पा सभ्यता में कांसे की भी वस्तुएं मिली है। तो चूँकि कांसे के लिए टीन की आवश्यकता होती है, कांसे को बनाने के लिए तांबा प्लस टीन से बनाया जाता है। टीन भारत में उपलब्ध नहीं है, तो ये अफगानिस्तान से मंगवाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के जो लिंक थे ना, वो बहुत दूर दूर तक थे और व्यापार बहुत ही विकसित अवस्था में था। व्यापार के लिए हम दूसरी बात करें तो वहाँ पर नाप तोल की जो चीज़ें होती थी ना, उसके भी प्रमाण मिले हैं, बाट मिले हैं। जो छोटे से बड़े जो बाट मिले हैं, मतलब सोने की वस्तुओं को तोलने से लेकर बड़ी वस्तुओं को तोलने के लिए बाट मिले हैं। इससे भी ये संकेत मिलता है कि वहाँ पर शिल्प का व्यापार भी बहुत विकसित था, और व्यापार भी आधुनिक तरीके से व्यापार का संचालन। बाट का इस्तेमाल आज भी हमारे शहरों में व्यापार के लिए किया जाता है। तो ऐसे में हमें पता चलता है कि उस समय की सभ्यता आज की सभ्यता से काफ़ी मतलब उस समय एक ऐसी सभ्यता का होना वास्तव में बहुत ही विकसित सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता की पहचान होती है। व्यापार के बाद अपन कला और लिपि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में लिपि के संकेत अपन को मोहरों से मिले, और कोई पटचित्र भी मिलते हैं, वहाँ पर भी लिपि के संकेत मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में शिक्षा के विकास के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है ना, उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। उस लिपि को चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, जो चित्रों पर आधारित है, लेकिन उस लिपि को आज तक भी नहीं पढ़ा गया है। ये संभावना है कि जिस दिन भी ये लिपि पढ़ी जाएगी, उस दिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी राज खुलेंगे, जो शायद अपन को आज जितनी भी चीज़ें मिली है उससे और अधिक अचंभे में डाले कि वो सभ्यता कितनी अधिक विकसित थी। लिपि के बाद अपन कला की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता शिल्प के विकास की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प में मोहरे, आभूषण में वो है ना बहुत सारे हीरे जवाहरात, मणि और बहुत सारे मोतियों का भी इस्तेमाल करते। लाजवर्त के मोतियों के भी प्रमाण मिले, जो एक लाल रंग का पत्थर होता है उससे मोती बनाए जाते थे और फिर पिरो के पहने जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अपन आधुनिक नगरों के विकास में उनके आसपास जो गांव बसे होते हैं उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तो हमें उस सभ्यता में शहरों के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता में जो गांव थे उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि नगरों के विकास में गांवों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जो खाने की व्यवस्था और जो कच्चा माल होता है वो गांवों से शहरों में पहुंचाया जाता है। ऐसे में अगर गांवों में सिंचाई व्यवस्था, कृषि, पशुपालन बेहतर होगा तो शहरों में विकास संभव होगा। अगर गांव अधिक अनाज उपजाने में सक्षम हो पाएंगे तो शहरों का विकास अधिक तेजी से हो पाएगा। अपन आधुनिक औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति के विकास के पीछे कहीं न कहीं ये कारण रहा है कि कृषि का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। कृषि के विकास का तेज़ी से होने से शहरों में अत्यधिक अनाज उत्पन्न हुआ, तो एक तो उनको कच्चा माल मिल गया और ऊपर से सर्वाइवल बहुत आसान हो गया। तो ऐसे में हड़प्पा सभ्यता के विकास के पीछे भी उन गांवों का विकास की प्रक्रिया को भी देखा जाना चाहिए। जो गांवों का विकास
गांव मुख्यतः अपने विकास, अपनी जीविका के लिए कृषि और पशुपालन के लिए ऊपर निर्भर होते हैं। अगर कृषि और पशुपालन में उतना ही उत्पादन होता है जितना गांव अपना जीविका निर्वाह कर सकते, तो ऐसे में नगरों का विकास संभव नहीं होता है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी था कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीय व्यवस्था के रूप में विकास के लिए गांवों का भी विकास हो। तो गांवों के विकास के लिए कृषि का विकास हो, तो कृषि के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। तो हमें बहुत सारी जगहों से सिंचाई के भी प्रमाण मिलते हैं जो हड़प्पा के गांवों में देखने मिलती है। जुते हुए खेत, हल के प्रमाण मिलते हैं। जुते हुए खेतों के प्रमाण हमें कालीबंगा, जो राजस्थान का एक शहर है, वहाँ पर जुते हुए खेतों के भी प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद हमें सिंचाई की व्यवस्था के बारे में हमें नहरों के विकास की पता चलता है। रोपड़ में हमें नहरों की संरचना के साक्ष्य मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वहाँ पर कृषि के सिंचाई के लिए नहरों का विकास भी हुआ है। कृषि के लिए हल का प्रयोग होता है। हल के वैसे साक्ष्य तो नहीं मिले क्योंकि हल लकड़ी के बने हुए होते थे, तो वो समय के साथ खत्म हो गए, लेकिन ऐसे खिलौने मिले हैं जो हल के प्रतिरूप, मतलब जो हल की प्रतिकृति बनाते हैं। तो ऐसे में संभव है कि वहाँ पर खेत जोतने के लिए हल का इस्तेमाल किया जाता है। अनाज में वो किसी गेहूं का, जौ का, चने का, कपास का उत्पादन करते हैं। कपास का उत्पादन मतलब वहाँ पर कताई और बुनाई की व्यवस्था भी प्रचलित थी, जो वहाँ पर कपड़ों के विकास की बात करता है। बैल और बैलगाड़ियों का उपयोग होता था जो कृषि के विकास में सहायक होते। तो ऐसे में गांवों का विकास शहरों के विकास के लिए एक अनिवार्य कड़ी के रूप में काम किया, और हड़प्पा के गांवों के विकास ने ही शहरों की विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। तो अपन बात करें कि एक व्यवस्था में अपन मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें, तो मेसोपोटामिया सभ्यता है ना, वहाँ पर अपन को मंदिर के साक्ष्य मिले हैं जो उस शहर की धार्मिक स्थिति के बारे में बताते। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसी किसी संरचना के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन कुछ ऐसी संरचनाएं मिली है जो ये बताती है कि हड़प्पा सभ्यता भी धार्मिक रूप से सजग थी और धार्मिक कार्यों में संलग्न थी। जैसे वहाँ पर एक पशुपतिनाथ की भगवान पशुपति महादेव की प्रतिकृति मिली है जो कुछ इस प्रकार है। वेट एक मिनट, जो इस प्रकार है, ये देखो, ये पशुपति ना, ये जैसे यहाँ पर प्रकृति की पूजा, ये मोहर है, वहाँ पर प्रकृति की पूजा के मतलब जानवरों के चित्र मिलते हैं, जैसे कि वो प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति के बारे में अच्छा खासा जानते थे और प्रकृति की पूजा भी करते थे। उसके साथ साथ ये एक मोहर जहाँ पर पशुपति की चित्र भी मिले, वो शायद मैं फ़ोटो लगाना भूल गई, लेकिन आप गूगल पे देख सकते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी मिली है जो उस पर एक मोहर मिली है जहाँ पर पशुपति महादेव की मंदिर में तस्वीर मिली है, जो ये साबित करती है कि वहाँ पर भगवान की और पशुपति महादेव की पूजा होती थी और उनके धार्मिक कार्यों में संलग्न होने की बात करता है। एक कांसे की मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है जो प्रकृति तथा मातृ देवी की पूजा के संकेत भी देती है। तो इससे हमें उस समय की धार्मिक प्रतिष्ठा के बारे में भी पता चलता है। इस सब के बाद आपके मन में एक प्रश्न ये जरूर उठता होगा कि क्या इस व्यवस्था को चलाया कैसे गया होगा? क्या किसी एक केंद्रीकृत शासन के द्वारा चलाया गया होगा या फिर शहरों को छोटे छोटे मतलब कि जैसे विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत चलाया गया होगा, जैसे कि एक सुप्रीम होगा और नीचे सबको ऑर्डर देता होगा, ऐसी इस व्यवस्था के तहत चलाया गया? हड़प्पा सभ्यता के जो शासन व्यवस्था है ना, उसके संदर्भ में बहुत कम साक्ष्य मिले और ये थोड़ा सा मतलब कि डिबेटेबल भी है कि वो वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी। क्या किसी राजा के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई गई थी, केंद्रीकृत व्यवस्था? इसके पक्ष में ये प्रमाण दिए जाते हैं कि आप हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर देखेंगे ना, वो शहर किसी एक ही योजना के तहत पूरी तरह सुनियोजित तरीके से बनाए गए हैं, जैसे कि सड़कें,
इवन ईंटों का जो इस्तेमाल हुआ वो एक ही साइज़ की ईंटें और एक ही रेशियो की ईंटें हैं। इससे पता चलता है कि किसी केंद्रीकृत शासन के द्वारा ही चलाया गया होगा। लेकिन किसी इतनी बड़ी सभ्यता को किसी केंद्रीकृत शासन के द्वारा चलाया जाना भी मतलब ये भी फिर एक पक्ष ये भी बोलता है कि एक केंद्र में होगा और बाकी को ऑर्डर मिलते होंगे और इसी प्रकार शासन चला, मतलब विकेंद्रीकृत व्यवस्था होगी जो अलग अलग प्रकार से मतलब कि शासन करते होंगे। तो इस हड़प्पा सभ्यता की जो शासन व्यवस्था है ना, उसके संदर्भ में अभी भी एक डिबेट चालू है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो अभी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है, तो इसके बारे में और जानकारी अभी आनी बाकी है। इससे जब ये लिपि पढ़ी जाएगी तो शायद अपन को हड़प्पा सभ्यता के बारे में और स्पष्ट जानकारी होगी। हड़प्पा सभ्यता की अपन विकास के बारे में पढ़ने के बाद हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति भी एक बहुत बड़ा डिबेट है कि हड़प्पा जैसी सभ्यता का समाप्ति का क्या कारण है, क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे जो इतनी बड़ी सभ्यता बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन वो कारण बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और बहुत सारे डिबेट भी है उसके कारण। बहुत सारे कारण बताए, जैसे बहुत सारे इतिहासकारों ने इसकी सभ्यता के स्पष्ट तो नहीं है लेकिन संभावित कारण बोले हैं कि बाढ़ आ गई होगी, बाढ़ के साथ ही एक पूरी सभ्यता का साथ में खत्म होना संभव हुआ होगा, नदियों ने मार्ग बदल दिया होगा, पर्यावरणीय बदलाव, व्यापार ठप हो जाना। चूँकि ये सब कारण बताए गए हैं, लेकिन चूँकि हड़प्पा सभ्यता का अंत एकदम नहीं हुआ है, वो मतलब प्रक्रिया के तहत हुआ। जैसे कि व्यापार कम होना, धीरे धीरे बाढ़ का इस्तेमाल कम होना, कृषि उत्पादन कम होना, तो ये एक प्रक्रिया के तहत हुआ है। तो चूँकि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें या फिर उनके बारे में अभी स्पष्ट जानकारी का अभाव है, क्योंकि उनको अभी लिपि को नहीं पढ़ा गया। जिस दिन लिपि पढ़ी जाएगी तो शायद समाप्ति के कारणों के बारे में भी अपन को स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अभी इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि इसका सभ्यता का अंत का कारण है कि कोई पर्यावरण बड़ा बदलाव, कोई क्लाइमेट चेंज हुआ है जिसके कारण इतनी बड़ी सभ्यता एकदम खत्म हो गई, कोई व्यापार, जैसे कि अपन मध्यकाल में देखते हैं कि रोमन साम्राज्य से व्यापार खत्म होने के कारण सभ्यता मतलब विकास की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हुई थी। लेकिन किसी सभ्यता का अंत हो जाना व्यापार के कारण ये भी थोड़ा मतलब मुश्किल है, मतलब विश्वास करने योग्य नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ पर डिबेट चालू है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपन को काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे संबंध में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपकी हर क्वेरी को ख़त्म करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।